नमस्कार। आगे कंटिन्यू करते हैं जो कि हम लोगों ने पिछला छोड़ रखा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इसका आंसर कई लोगों ने किया भी और बड़ा अच्छा लगा जान के कि मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया, पर मैं आज आंसर बता देता हूँ और क्या रीज़न है इसका ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहला तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, बोला कि पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है उसमें कमी आती है और वो हीट के फॉर्म में निकलती है। बहुत अच्छा, सरफेस एनर्जी जो होती है उसमें डिक्रीज़ होता है और वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, पर एक इससे और भी थर्मोडायनेमिक आंसर की तरफ आप जाएँ, मतलब एक थर्मोडायनेमिक अप्रोच आप लें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस, ध्यान देंगे, कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 0 होती है। ठीक है, फॉर एनी फिजिबल प्रोसेस, किसी भी स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब डेल्टा जी को हर हाल में निगेटिव ही होना है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा जी को हर हाल में निगेटिव ही होना है। और डेल्टा जी जो है वो रिलेट किया जा सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो डेल्टा जी ये वाली वैल्यू तो क्या है, निगेटिव है। ये तो निगेटिव होनी ही होनी है, और इसको निगेटिव कौन बनाएगा, ये फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर। तो हमारे पास दो लोग मिल गए, एक का नाम हमने दिया डेल्टा एच, यही हीट है, एडजॉर्प्शन की जो हीट होती है, जो अधिशोषण की हीट है, ऊर्जा है, यही है, और एक फैक्टर है टी डेल्टा एस का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा एच हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की एंथैल्पी या ऊर्जा, और यहाँ पे अभिक्रिया है क्या, ये अतिशोषण ही है। ठीक, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है टी डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एस जो है ये क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, क्या है, एंट्रोपी है। जैसे किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी को हमेशा निगेटिव होना पड़ेगा, अगर वो प्रोसेस खुद से हो रहा है तो डेल्टा जी को हमेशा निगेटिव होना पड़ेगा, ये फिजिबिलिटी का, ये स्वतः प्रक्रम होने का एक क्राइटेरिया है। उसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए भी डेल्टा एस को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं किसी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए कि वो होगा कि नहीं होगा, पर वो सब चीज़ें बाद में देखने वाली हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी का अगर हम लोग मतलब समझेंगे ना तो फिर हम समझ जाएंगे कि एंट्रोपी की बात हम ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। एंट्रोपी इज नथिंग बट एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस का मतलब कि आप बहुत जोर जोर से घूमिए ऐसे, ये रैंडमनेस है ना। और कोई चीज़ बहुत जोर जोर से कब घूमेगी, जब वो फ्री रहेगी। क्या होगी वो, जब वो फ्री रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर कि डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए इन दोनों का रोल कैसा आता है, तो एडजॉर्प्शन के पहले ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है ये फ्री हैं, जाहिर सी बात है ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, बहुत फ्री हैं, और अगर ये फ्री हैं तो इनकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इनकी एंट्रोपी S1 जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। क्यों, क्योंकि अभी ये बंधे नहीं हैं, अभी ये बंधे नहीं हैं, लेकिन जब ये इस सरफेस से बंध जाएंगे
एडजॉर्ब हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, तो इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई। और अगर हम चेंज निकालेंगे डेल्टा एस, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में, अधिशोषण के प्रक्रम में एंट्रोपी में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अब अगर एंट्रोपी में चेंज निगेटिव आ रहा है, तो ये पूरा जो फैक्टर है, ये जो हमने सर्किल कर दिया, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर तो आपको थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा, इसको आप निगेटिव कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब हमने देखा कि डेल्टा जी को निगेटिव बनाने का जो जिम्मा है वो दो लोगों पे है, एक तो डेल्टा एच पे है, दूसरा टी डेल्टा एस पे है। ठीक है, तो टी डेल्टा एस तो खुद पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस तो खुद पॉजिटिव है कि नहीं है। तो डेल्टा जी कब निगेटिव होगा, जब डेल्टा एच जो होगा वो हर हाल में टी डेल्टा एस से बड़ा होगा। ठीक है, हर हाल में डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए। और ये डेल्टा एस को हमने बड़ा क्या माना है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड माना है, ना कि इसके आगे का साइन। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो दो फैक्टर, एक तो डेल्टा एच को निगेटिव होना ही पड़ेगा, दूसरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा टी डेल्टा एस से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? दिस इज द थर्मोडाइनमिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एक ऊष्मागतिक कारण आप बोल सकते हैं अधिशोषण के प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टी डेल्टा एच खुद पॉजिटिव है और वो कब ये वाली कंडीशन भी आपको फॉलो करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप निगेटिव साइन लेंगे तो हर हाल में नीचे हो जाएगा, पर आप यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे माइनस साइन हमने नहीं लगाया है। तो डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए ये बड़ा होना चाहिए फैक्टर और ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर। अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। भाई कोई प्रोसेस हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो किसी कारण की वजह से हो रहा होगा और उसको कुछ लोग डिफाइन कर रहे होंगे, कुछ लोग करवा रहे होंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो आता है कि नेचर ऑफ, देखिए दो लोग होते हैं अधिशोषण के प्रक्रम में, दो लोग होते हैं सिर्फ। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषक की सतह है, और दूसरा होता है एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य होता है। तो सबसे पहला काम जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, वो क्या होता है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा जो फैक्टर डिफाइन करेगा कैसे अफेक्ट कर रहा है, दैट विल बी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति। थर्ड वन इज सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और एक मोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं पर फिलहाल यही सब देखेंगे। एक होता है दाब, प्रेशर।
ठीक है। तो इस टॉपिक के 2 वीडियो बनाऊंगा असल में, ये पार्ट 1 ही होगा आपके लिए फ़िलहाल। तो ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। कौन से लोग आसानी से एडजॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि अधिशोष्य किस तरीके का हो कि एडजॉर्प्शन आसान हो जाए, अधिशोषण आसान हो जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे ये बेसिकली होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, गैस के अणुओं का किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारी अधिशोषक की सतह है, अधिशोषक की सतह है। एडजॉर्बेंट सरफेस है ये, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स अभी फ़िलहाल हैं, ये नीचे आने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। यहाँ लिख देता हूँ एडजॉर्बेट, या फिर गैस मॉलिक्यूल लिख दिया जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं एडजॉर्प्शन के पहले ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हैं कि नहीं हैं, फ्री है ना, बिल्कुल फ्री हैं। एडजॉर्प्शन के बाद ये बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब कहते हैं कि कोई गैस जिसके मॉलिक्यूल्स को बांधना आसान होगा, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करना, पास पास लाना आसान होगा, वो गैस आसानी से एडजॉर्ब होगी। मेरी बात समझिएगा कि वो गैस जिसके कणों को, जिसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना आसान होगा, है ना, उस गैस का एडजॉर्प्शन, उस गैस का अधिशोषण आसानी से होगा। और अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास आसानी से ले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस गैस को आसानी से लिक्विफाई भी कर सकते हैं, द्रवित भी कर सकते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, आप इनको नज़दीक लाइए, नज़दीक लाइए, ये क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अभी तो फ़िलहाल दूर दूर हैं, अधिशोषण के पहले, एडजॉर्प्शन के पहले ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। लेकिन जब ये एडजॉर्ब हो जाएंगे इस सरफेस पे तो ये पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये सरफेस ज़रूरी नहीं है कि ये क्या करते हैं, सरफेस पे आने के बाद वापस भाग जाएं, ये भाग सकते हैं, बिल्कुल भाग सकते हैं, लेकिन कब भागेंगे, जब इनके पास पास आने का जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया आसानी से, अगर आसानी से पास पास आ गए तो हाँ एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही हमने बोला, और नहीं आ पाए तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यही आपको बताया कि वो गैस जिसके मॉलिक्यूल्स को आप आसानी से पास पास ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स को पास पास ही लाना है, पड़ोसी बनाना है एक दूसरे का। अभी तो फिलहाल दूर दूर है, सभी दूसरे से अननोन है, लेकिन यहाँ जब एक सरफेस पे आ जाएंगे तो हर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहा है, अतिशोषित हो रहा है, वो एक दूसरे का पड़ोसी होगा कि नहीं होगा, नेबर होगा, नेबरहुड में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पास पास लाना बड़ा कंपलसरी हो जाएगा, और पास पास लाने का मतलब है कि वो गैस को आप कंडेंस कर सकें, संघनित कर सकें आसानी से, ठीक है। तो ऐसी गैसेस जिनका कंडेंसेशन आसान होता है या लिक्विफैक्शन इजी होता है, मतलब जिनको आसानी से हम द्रवित कर सकते हैं, वो गैसेस आसानी से एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में हमें क्या पता चला कि अगर ईजिली लिक्विफिएबल गैसेज हैं जिनका लिक्विफैक्शन आसान होता है तो उनका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, आसान होगा। अभी जैसे हीलियम की बात आप करें तो हीलियम, हाइड्रोजन जो हैं, इनका एडजॉर्प्शन बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका लिक्विफैक्शन बहुत मुश्किल है। लिक्विफैक्शन मुश्किल होने का मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स नज़दीक नहीं आ रहे हैं, नज़दीक नहीं आएंगे तो एडजॉर्प्शन कैसे होगा, बढ़ेंगे कैसे ये, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में हमने देखा कि ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस, ठीक है,
आसानी से द्रवित हो जाने वाली गैसें जो हैं उनका अधिशोषण क्या होगा, आसान होगा। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, ठीक है। ये तो हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। दूसरी चीज़ आती है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होना है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे एक शीशा ले लें, मिरर जिसमें चेहरा देखते हैं, उसको धूप मतलब आंधी में लेके खड़े हो जाइए, ठीक है। क्या करिए, आंधी में लेके खड़े हो जाइए, उस पर धूल जम जाएगी, होगा ना। लेकिन हल्का सा झाड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बहुत हल्का सा, सारी धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप एक रफ सरफेस लेके खड़े हो जाइए, मतलब एक खुरदुरी सतह लेके खड़े हो जाइए, कुछ भी हो, लकड़ी का एक टुकड़ा हो, उसको धूप में धूल भरी आंधी में लेके आप खड़े हो जाइए और फिर देखेंगे आप उसमें धूल के पार्टिकल जमा होंगे, डस्ट पार्टिकल जमा होंगे। आप उनको झाड़ेंगे, पार्टिकल्स जाएंगे, नो डाउट जाएंगे, लेकिन पहली चीज़ तो सारे के सारे नहीं जाएंगे, और दूसरी चीज़ उतनी आसानी से नहीं जाएंगे जितना कि मिरर के केस में गए थे, ठीक है। मतलब लकड़ी के टुकड़े पे, लकड़ी का जो रफ सरफेस था उस पे एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, उस पे अधिशोषण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है ना। और थोड़ा देर टिक भी रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। देखिए फिर से वही, जब आप मान लीजिए आप ये होस्ट है, आखिर यही तो बुला रहा है ना सबको, यही सरफेस तो बुला रही है सबको, इसी की एनर्जी कम है तो यही बुला रही है। जब ये बुला रहा है, जब ये एडजॉर्बेंट सरफेस गैस मॉलिक्यूल्स को बुला रहा है कि भाई आप आओ एडजॉर्ब हो, ये वाला काम करो हमारे साथ, तो जाहिर सी बात है ना कि अगर ये बुला रहा है तो इसके पास जगह होगी इन मॉलिक्यूल्स को रखने की, है कि नहीं। इन मॉलिक्यूल्स को रखने की क्या होगी, जगह होगी। आप किसी मेहमान को बुला लें, आपके घर जगह ही नहीं है, क्या मतलब हुआ, नहीं हुआ ना, ठीक। तो एडजॉर्बेंट सरफेस पे, जिसको हम होस्ट यहाँ पे लिख रखे हैं, जो बुला रहा है, उसके सरफेस पे कुछ जगह होती है। जितनी खुरदुरी सतह है उतने ही ज़्यादा जगह है, जितनी रफ सरफेस उतनी ही ज़्यादा जगह है। इन जगहों को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स या फिर पोर्स, हिंदी में इसको बोलेंगे छिद्र, ठीक है। तो जितने ही ज़्यादा पोर्स होंगे, एक्टिव साइट्स होंगी, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब आके रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की हम बात करेंगे उसमें क्या देखेंगे कि एडजॉर्बेंट की सरफेस पे कितने नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं, अधिशोषक की सतह पे कितने छिद्र हैं जहाँ पर गैस के अणुओं का अधिशोषण हो सकता है, जहाँ पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अभी इसी दीवार के पीछे जो दीवार है एकदम रफ है, उस पर देखिए कितने डस्ट पार्टिकल चिपके होंगे, एकदम चिपके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हायर द रफनेस ऑफ द सरफेस फास्टर विल बी द एडजॉर्बेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन दैट एडजॉर्बेंट सरफेस। जितने ही ज़्यादा रफनेस होगी, जितने ज़्यादा खुरदरापन होगा अधिशोषक की सतह पे, उतने ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रफनेस बढ़ने के साथ साथ, खुरदरापन बढ़ने के साथ साथ ये एक्टिव साइट्स बढ़ रही हैं। तो क्या होता है, देखिए ब्रश जैसा होता है ना, जैसे मान लीजिए सरफेस है तो ये खुरदरा ऐसे ही होगा ना, ऐसे खुरदरा होगा, इसी में तो आके गैस पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और हो गया इनका एडजॉर्प्शन, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जितने ही ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन का रेट होगा, ठीक है। थर्ड वन इज सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देख लेते हैं। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। जैसे हमने एक बनाया, आप खुद ही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। इसमें आप एक्टिव साइट्स काउंट कर लीजिए,
ये एक है, और फिर हमने एक बड़ी सी सरफेस बना ली। आप मुझे बताइए एड्जॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा होगा? यही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स क्या हैं, ज़्यादा है कि नहीं? तो सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लास्ट एक फैक्टर है दाब, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं, पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाना है। जैसे ये एड्जॉर्बेंट सरफेस है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल बड़े ज़िद्दी होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं कि आप उनको एक बार बोल दे तो वो काम कर जाएंगे, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं आप उनको हमेशा पुश करते रहिए तभी वो काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का नेचर भी वैसा है कि आप इन गैस मॉलिक्यूल्स को जब तक दबाएंगे तभी एड्जॉर्प्शन होगा, और जितनी तेज़ी से दबाएंगे एड्जॉर्प्शन वैसे उतना फास्ट होगा। देखिए यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल हैं बीच में, हम इस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कराना चाह रहे हैं, इस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कराना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल अल्टीमेटली ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर तो प्रेशर लग रहा है, तो नीचे ही आएंगे, और नीचे क्या है, एड्जॉर्बेंट सरफेस है। नीचे जो एड्जॉर्बेंट सरफेस है मतलब अधिशोषक की सतह है, उस पर एक कण क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण भी बढ़ता है। लेकिन ये वेरिएशन जो होता है, ये परिवर्तन जो है दाब का, बड़ा यूनिक है, कुछ अलग टाइप का है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताया, फिर आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एड्जॉर्प्शन को या अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला अधिशोष्य की प्रकृति होता है, फिर अधिशोषक की प्रकृति होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दाब होता है। अधिशोष्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए कि जो ईजिली लिक्विफिएबल गैसेज होती हैं, आसानी से द्रवित हो जाने वाली जो गैसेज होती हैं वो आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी, आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी। और अधिशोषक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए कि जितने ही ज़्यादा एक्टिव साइट्स रहेंगे, जितना ही ज़्यादा खुरदरापन होगा, है ना, उतने ही ज़्यादा वो प्रभावी होंगे किसमें, एड्जॉर्प्शन में, अधिशोषण में इफेक्टिव होंगे। और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी बढ़ती हैं। प्रेशर लगाने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन ये वेरिएशन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।